नोबल ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का अध्ययन करेंगे। किसी भी शेल के विभव का निर्धारण करने के लिए कौन सी युक्ति का उपयोग किया जाता है, उस युक्ति का नाम है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसका ये उपयोग क्यों करते हैं? क्योंकि इसके विभव का मान हमेशा शून्य होता है। विभव का मान हमेशा क्या होता है? विभव का मान शून्य होता है। विभव का मान शून्य होने के कारण जो अर्ध शेल होगा, अर्ध शेल बना करके और जो विभव निर्धारित होगा वो शेल का होगा और शेल के द्वारा विभव का निर्धारण कर लेंगे। जैसे आपको डेनियल शेल है, तो डेनियल शेल में दो इलेक्ट्रोड थे। दो इलेक्ट्रोड कौन कौन से थे? एक तो Zn का था एनोड, और दूसरा इलेक्ट्रोड किसका था? कॉपर का था कैथोड। ठीक है, तो SHE को इनके साथ भिन्न भिन्न के साथ लगा करके और विभव का निर्धारण किया जाता है। यदि आपको Zn का निकालना है तो SHE को अपन कैथोड के रूप में लगाएंगे SHE को, और एनोड के रूप में कौन है? एनोड के रूप में Zn की छड़ है। जो भी विभव प्राप्त होगा वो किसका प्राप्त होगा? SHE का तो हमेशा कितना होता है? शून्य। जो विभव प्राप्त होगा वो किसका होगा? Zn का होगा, एनोड का होगा। ठीक है, इसी प्रकार कॉपर का निकालना है तो कॉपर को निकालने के लिए SHE को कहां पे लगाएंगे? SHE को एनोड के रूप में प्रयोग करेंगे। किसके रूप में प्रयोग करेंगे? SHE को एनोड के रूप में प्रयोग करेंगे। और जो कैथोड है वो कैथोड किसका बना हुआ होगा? कॉपर का बना हुआ होगा। तो इस प्रकार अपन जो भी आएगा उसको ई शेल बराबर शेल का मानक विद्युत वाहक बल बराबर कैथोड का विद्युत वाहक बल ई कैथोड माइनस एनोड का विद्युत वाहक बल, इसके द्वारा निर्धारित कर लेंगे। ठीक है, तो SHE का उपयोग क्यों करते हैं? तो प्रश्न यदि आपको पूछा जाए कि किसी भी शेल के अर्ध शेल का विभव निर्धारित करने के लिए कौन सी युक्ति का उपयोग किया जाता है, तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जाता है। या मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की सचित्र व्याख्या कीजिए, तो अपन इसकी सचित्र व्याख्या भी कर सकते हैं। इस प्रकार एक पात्र होता है, कांच के पात्र में प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड लगा रहता है। प्लेटिनम है, उसका इलेक्ट्रोड लगा हुआ होता है प्लेटिनम तार का, और प्लेटिनम का टुकड़ा है वो डिप रहता है HCl के विलयन में। प्लेटिनम तार होता है और प्लेटिनम धातु होती है, उसका इलेक्ट्रोड लगा हुआ रहता है। SHE की संरचना का अध्ययन कर रहे हैं अपन। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है, PT वायर है, PT वायर के द्वारा वो उच्च वोल्टता के द्वारा संपर्कित रहता है। ये किसका वायर है? PT, और ये उच्च वोल्टता के द्वारा संपर्कित रहता है। और उस प्लेटिनम तार में जो ऊपर नली लगी हुई होती है कांच में, उसमें H2 गैस भरी हुई रहती है। H2 गैस है वो 1 atm दाब पर भरी हुई होती है। 1 atm दाब पर H2 गैस है वो भरी हुई होती है। 1 atm दाब पर कौन सी गैस भरी हुई होती है? हाइड्रोजन गैस भरी हुई होती है। और इसमें HCl का विलयन भरा हुआ होता है। HCl का विलयन है वो 1m कंसंट्रेशन पे भरा हुआ होता है। 1m सांद्रता का विलयन है वो भरा हुआ होता है HCl का। 1m सांद्रता का विलयन भरा हुआ होता है HCl का। H2 गैस 1 atm दाब पे भरी हुई होती है। HCl का 1m कंसंट्रेशन का विलयन भरा हुआ होता है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लगा हुआ होता है। ठीक है, ये तो हो गया इसका चित्र हो गया, इसकी व्याख्या करेंगे। तो SHE की संरचना में प्लेटिनम तार के ऊपर प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लगा रहता है जो उच्च वोल्टता के द्वारा संपर्कित रहता है। प्लेटिनम तार के चारों तरफ जो कांच का आवरण होता है उसमें 1 atm दाब पर हाइड्रोजन गैस भरी हुई होती है, तथा 1m कंसंट्रेशन 1m सांद्रता के विलयन HCl विलयन में ये प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है वो डूबा हुआ रहता है। ठीक है, ये तो हो गई इसकी संरचना SHE की, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की। अब इसका जो आरेखीय निरूपण है, तो आरेखीय निरूपण में इस प्रकार इसको निरूपित करते हैं। एनोड के रूप में यदि इसको SHE को निरूपित करना है, किसके रूप में? एनोड के रूप में निरूपित करना है, तो PT तो इलेक्ट्रोड है और हाइड्रोजन गैस है 1 atm दाब पे,
और HCl का विलयन है 1 HCl विलयन है और 1 m कंसंट्रेशन है। तो ये इसका आरे की निरूपण हो गया। भाई प्रश्न आए कि SHG का आरे की निरूपण करो ना, आप चित्र बनाने बैठ जाओगे तो 0 नंबर आएगा। ठीक है, आपको आरे की निरूपण का मतलब है कि उसको लिखते कैसे हैं उसका निरूपण करना है। तो ये इस प्रकार आपके एनोड के रूप में SHG का आरे की निरूपण है। Pt H2 1 ATM HCl 1 m कंसंट्रेशन एनोड के रूप में। यदि इसी को कैथोड के रूप में लिखना है तो उल्टा लिखेंगे अपन वापस, HCl H2 Pt। ये किसके रूप में? SHG का निरूपण कैथोड के रूप में, कैथोड के रूप में लगा हुआ हो तो SHG को इस प्रकार लिखेंगे। ठीक है, अब HCl में हाइड्रोजन आयन किस में है? H प्लस में। H2 में हाइड्रोजन आयन किस में है? आपके HCl में हाइड्रोजन पे ऑक्सीकरण कितना है? +1 है। H2 पे 0 है, तो +1 से 0 में जाना ऑक्सीकरण का कम होना। ऑक्सीकरण का कम होना क्या कहलाता है? 11 में पढ़ाया था, अपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है? अपचयन। ऑक्सीकरण का क्या होना? कम होना अपचयन कहलाता है। तो अपचयन कहाँ पे होता है? अपचयन हमेशा कैथोड पे होता है, तो कैथोड के रूप में है। इसी प्रकार आपके 0 से +1 में जाना ऑक्सीकरण का बढ़ना, ऑक्सीकरण का बढ़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। और ऑक्सीकरण कहाँ पे होता है? एनोड पे होता है। तो एनोड और कैथोड के रूप में आपको भिन्न भिन्न प्रकार से मैंने SHG का आरेख के निरूपण कर दिया, SHG की संरचना बना दी। अब यदि आपको कहे कि डैनियल शेल के साथ भिन्न भिन्न इलेक्ट्रोडों के लिए, प्रश्न में लिख रहा हूं, डैनियल शेल के साथ भिन्न भिन्न इलेक्ट्रोड के लिए डैनियल शेल के साथ भिन्न भिन्न इलेक्ट्रोड के लिए SHG का आरेख की निरूपण कीजिए। SHG का आरेख की निरूपण कीजिए। डैनियल शेल के साथ भिन्न भिन्न इलेक्ट्रोड के लिए SHG का आरेख की निरूपण कीजिए। ठीक है, तो उसमें आपके जिस प्रकार पहले डैनियल शेल के आरेख की निरूपण करेंगे। Zn किसमें बना हुआ है? ZnSO4 विलयन में डूबा हुआ है। और साल्ट ब्रिज शेल का आरेख की निरूपण करने के लिए लवण सेतु इस प्रकार लिखता है, पहले एनोड को लिखा जाता है और फिर बीच में लवण सेतु के लिए दो लाइन का मतलब है लवण सेतु, और फिर कैथोड को लिखा जाता है। कैथोड में पहले आयन को लिखा जाएगा CuSO4/Cu। ये डैनियल शेल का आरेख की निरूपण है। ये एनोड हो गया, कैथोड हो गया, बीच में दो लाइन का मतलब होता है कि आपके साल्ट ब्रिज लवण सेतु लगा हुआ होता है और इनकी कंसंट्रेशन लिखा हुआ होता है। यदि आपको इनको आयन के रूप में लिखना है तो ZnSO4 को किसे लिखेंगे? Zn2+ और बीच में दो लाइन का मतलब है साल्ट ब्रिज Cu2+/Cu। ये हो गया आपके आरेख की निरूपण किसका? डैनियल शेल का। अब डैनियल शेल के आरेख की निरूपण करने के साथ आपको पृथक पृथक इलेक्ट्रोड के लिए भी लिखना है। पृथक पृथक इलेक्ट्रोड के लिए लिखना है, तो पृथक पृथक इलेक्ट्रोड के लिए लिखने के लिए अपन पहले लेंगे एनोड को। इसी प्रश्न को एनोड को लेके, एनोड Zn2+ में जा रहा है और साल्ट ब्रिज ये किसका लिख दिया आपने? एनोड लिख दिया। अब एनोड के बाद किसका नंबर आएगा? कैथोड का आएगा। कैथोड में कौन लगा हुआ है? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लगा हुआ है। वो किसके रूप में कार्य कर रहा है? कैथोड के रूप में कार्य कर रहा है। ठीक है, अब यदि आपको इसी प्रकार आपको कहे कि कैथोड के साथ लिखो, तो ये कैथोड के साथ लिखना है, ये कैथोड के साथ। तो पहले यहाँ पे कौन आएगा? Cu2+, Cu2+ गिवन Cu। अपचयन हो रहा है, CuSO4 Cu में जा रहा है। ये किसके रूप में? ये कैथोड के रूप में। किसके रूप में? ये कैथोड के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पे एनोड बनेगा, ये रहा एनोड। अब एनोड किसका बना हुआ है? एनोड आपके SHG का बना हुआ है। एनोड किसका बना हुआ है? SHG का बना हुआ है। ठीक है, अब SHG को भिन्न भिन्न आरेख की निरूपण करना है। ये देखो, ये एनोड SHG के रूप में एनोड और ये SHG के रूप में कैथोड। इसको एज इट इज वापस लिखना है। तो SHG के रूप में कैथोड को लिखना है, तो पहले कौन आएगा? H+/H2/Pt हो गया। SHG +1 से 0 में जा रहा है, अपचयन हो रहा है, कैथोड के रूप में हो गया। तो डैनियल शेल का SHG के साथ आरेख की निरूपण हो गया एनोड के रूप में, और कैथोड के रूप में हो गया ये रहा। अब SHG को एज इट इज लिख देंगे, Pt/H2/HCl। ठीक है,
तो आसानी से HCl की जगह H प्लस आयन भी लिख सकते हैं, तो आसानी से आप कर सकते हैं। तो ये दोनों आंसर हो गए आपके। डेनियल शेल के साथ भिन्न भिन्न इलेक्ट्रोड के लिए HHE का आरेखीय निरूपण कीजिए। तो इस प्रकार आपने आरेखीय निरूपण किया एनोड का, तो आपके विभव का मान आया -0.763 वोल्ट, 763 वोल्ट, क्योंकि इसके विभव का मान तो शून्य ही होता है। तो जो विभव आया वो किसका आया, एनोड का आया, Zn का आया, और कैथोड का निकाला तो आया 0.337 वोल्ट, 0.337 वोल्ट। ठीक है, तो ये दोनों वोल्ट लिख करके और अपन सूत्र लगा करके शेल के विभव का निर्धारण कर सकते हैं। ठीक है, तो उसका भी निर्धारण अपन कर रहे हैं। शेल का मानक विद्युत वाहक बल, शेल का मानक विद्युत वाहक बल ई शेल बराबर ई शेल, E0 शेल, मानक का मतलब होता है मानक कंडीशन में 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ई कैथोड का शेल विभव माइनस एनोड का विभव, कैथोड में से एनोड को कटा देंगे, कैथोड का विभव माइनस एनोड का विभव। कैथोड का विभव कितना आ रहा है भाई, देख कैथोड का विभव आ रहा है आपके E0, कैथोड कितना आ रहा है, कैथोड का विभव आ रहा है आपके 0.337 वोल्ट, 337 वोल्ट आ रहा है कैथोड का। इसी प्रकार आपके एनोड का कितना आ रहा है, कि एनोड का देखेंगे अपन कितना आया SHE के द्वारा, एनोड का आया -0.763 वोल्ट, -0.763 वोल्ट किसका आया, एनोड का, और कैथोड का कितना आया 0.337 वोल्ट। तो शेल का विभव कितना हुआ, ई शेल बराबर ई कैथोड का विभव, कैथोड का कितना है बोलो 0.337 वोल्ट, एनोड का कितना है, ऑलरेडी सूत्र माइनस आ रहा है, फिर वापस माइनस कितना आया 0.763 वोल्ट। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस होने पर कितना हो गया 0.337 और 0.763, 0.337 और आपके 0.763 को जोड़ना है, 7 और 3 10, 1 गया कैरी, 6 और 3 9 और 1 10, 1 गया कैरी, और 10 और 1 11, 1.1 वोल्ट, 1.1 वोल्ट। ये किसका आया, ये डेनियल शेल के विभव का मान आया SHE के द्वारा। डेनियल शेल के विभव का मान याद करो तो आपको पृथक पृथक इलेक्ट्रोड बनाते हैं और SHE के द्वारा निर्धारित कर सकते हैं। SHE के द्वारा ये उपयोग क्यों किया, क्योंकि इसके विभव का मान हमेशा क्या होता है, शून्य होता है। SHE का सचित्र वर्णन करो तो SHE के आपको चित्र बनाना है, प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड होता है, H2 गैस भरी हुई होती है, एक एटीएम दाब पर, HCl का मानक विलयन होता है, 1 m कंसंट्रेशन का, प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड लगा हुआ होता है, और इसका आरेखीय निरूपण PtH2HCl के रूप में आरेखीय निरूपण है। किसके रूप में, एनोड के रूप में, किसके रूप में, एनोड के रूप में ये आरेखीय निरूपण है। और कैथोड के रूप में होगा तो HCl/H2/Pt के रूप में इसको प्रदर्शित करेंगे, किसके रूप में, कैथोड के रूप में। ये कैथोड के रूप में हो गया, ये एनोड के रूप में हो गया। ठीक है, और आपके डेनियल शेल है, डेनियल शेल का आरेखीय निरूपण, शेल का आरेखीय निरूपण करते समय एनोड और फिर कैथोड बीच में क्या है, 2 लाइन का मतलब क्या है, लवण सेतु है, 2 लाइन का मतलब क्या है, लवण सेतु है, या आयनिक के रूप में हो गया। और फिर यदि आपने भिन्न भिन्न किया तो Zn के साथ SHE आ गया, इसी प्रकार कॉपर के साथ SHE आया तो आगे आया। इसके विभव का मान कितना आया, -0.763 वोल्ट, इसके विभव का मान कितना आया 0.337 वोल्ट। और फिर आपने शेल का विभव ज्ञात करने के लिए ई शेल बराबर कैथोड का विभव माइनस एनोड का विभव लिख करके और शेल के विभव का मान ज्ञात कर लिया, कितना आया 1.1 वोल्ट आया, जो आपके SHE के विभव का मान आता है। उसके बाद है विद्युत रासायनिक सक्रियता श्रेणी, विद्युत रासायनिक सक्रियता श्रेणी, विद्युत रासायनिक सक्रियता श्रेणी। विद्युत रासायनिक सक्रियता श्रेणी, ये श्रेणी ये है कि तत्वों को उनके मानक अपचयन विभव के आधार पर, मानक अपचयन विभव के आधार पर मानक अपचयन विभव के आधार पर श्रेणी में व्यवस्थित किया गया है।
श्रेणी में व्यवस्थित किया गया है जिसे वैद्युत रासायनिक सक्रियता की श्रेणी कहते हैं, जिसे वैद्युत रासायनिक सक्रियता श्रेणी कहते हैं। तत्वों को उनके मानक अपचयन विभव के आधार पर श्रेणी में व्यवस्थित किया गया है जिसे वैद्युत रासायनिक सक्रियता श्रेणी कहते हैं। ठीक है, अब तत्व कौन कौन से हैं उनकी श्रेणी अपन बना रहे हैं। लिथियम है सबसे ऊपर, लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन के मानक अपचयन विभव का मान आता है शून्य हो जाता है। पहले अत्यधिक ऋणात्मक होता है, ऊपर की ओर अत्यधिक ऋणात्मक होता है, ऊपर की ओर मानक अपचयन विभव क्या होता है, अत्यधिक ऋणात्मक होता है। तो हाइड्रोजन तक आते आते धीरे धीरे क्या हो जाता है, कम होता जाता है और शून्य हो जाता है। फिर वापस धनाग्र के रूप में धनात्मक मान बढ़ता जाता है। धनात्मक मान क्या होता है, धनात्मक मान बढ़ता जाता है। ठीक है, ये वैद्युत रासायनिक सक्रियता श्रेणी है। अधिक ऋणात्मक होने के कारण ऊपर वाली धातु है वो अत्यधिक सक्रिय होती है, अत्यधिक सक्रिय होती है, अत्यधिक क्रियाशील होती है, क्योंकि इनके मानक अपचयन विभव अत्यधिक ऋणात्मक होते हैं। मानक विभव होते हैं, मानक अपचयन विभव वो अत्यधिक ऋणात्मक होते हैं। मानक अपचयन विभव अत्यधिक ऋणात्मक होते हैं, अत्यधिक ऋणात्मक होते हैं। इसलिए इनको आपके मिट्टी के तेल या केरोसिन में रखा जाता है। क्रियाशीलता कम करने के लिए किस में रखा जाता है, केरोसिन में, केरोसिन में रखा जाता है। पोटेशियम सोडियम को किस में रखते हैं, केरोसिन में। प्रश्न है सोडियम पोटेशियम को केरोसिन या मिट्टी के तेल में रखा जाता है, क्यों? तो आंसर क्या है, इनके मानक अपचयन विभव के मान अत्यधिक ऋणात्मक होने के कारण, ये बहुत क्रियाशील धातु है, बहुत ही क्रियाशील धातु तत्व होने के कारण इन्हें आपके केरोसिन में रखा जाता है। हाइड्रोजन तक आते आते शून्य हो जाता है, फिर धनात्मक होने के कारण क्रियाशीलता कम होती जाती है। मानक अपचयन विभव धनात्मक होने के कारण क्रियाशीलता क्या होती जाती है, कम क्रियाशील है। इसलिए इनको आपके सोने और चांदी को आभूषण के रूप में उपयोग करते हैं। इनका उपयोग किस में करते हैं, आभूषण के रूप में भी उपयोग करते हैं, आभूषण के रूप में इनका उपयोग करते हैं सोने चांदी का। ठीक है, और मानक अपचयन विभव धनात्मक होते जाते हैं। ऊपर वाली धातु हमेशा किसका निर्माण करेगी, एनोड का निर्माण करती है। ऊपर वाली धातु किसका निर्माण करती है, एनोड का निर्माण करती है। और नीचे वाली जो धातु है वो किसका निर्माण करती है, वो कैथोड का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, कैथोड है उसका निर्माण करती है। ऊपर वाली धातु एनोड का, नीचे वाली धातु कैथोड का निर्माण करती है। ऊपर वाली धातु हमेशा ऑक्सीकारक होती है। क्या होती है, ऑक्सीकारक, दूसरे का ऑक्सीकरण करेगी और स्वयं का अपचयन होगा। और नीचे वाली धातु है वो हमेशा क्या होगी, नीचे वाली धातु अपचयक होगी। नीचे वाली धातु क्या होगी, अपचयक होगी। आपको पूछे ऑक्सीकारक क्षमता के क्रम में लिखिए, तो ऑक्सीकारक हमेशा ऊपर वाली धातु है वो दूसरे का ऑक्सीकरण करेगी और स्वयं का अपचयन होगा। ठीक है, स्वयं का क्या होगा, ऑक्सीकारक दूसरे का क्या करेगी, ऑक्सीकरण कर देगी और स्वयं का क्या होगा, अपचयन होगा। ठीक है, तो ऊपर वाली धातु हमेशा क्या होगी, ऑक्सीकारक होगी। ठीक है, जैसे Zn है, Zn गिवन Zn प्लस Cu प्लस 2 गिवन Zn2 प्लस Cu। तो Zn ऊपर है, Zn यहाँ पे किसकी भांति, ये दूसरे का क्या कर रही है, अपचयन कर रही है। प्लस 2 को 0 में भेज रही है, प्लस 2 को किस में भेज रही है, 0 में भेज रही है। तो ये किसकी भांति कार्य कर रही है, दूसरे का अपचयन करेगी तो ये अपचय की भांति कार्य करेगी। दूसरे का अपचयन करे तो ऊपर वाली धातु हमेशा क्या होगी, अपचयक होगी, प्रबल अपचयक होगी, प्रबल अपचयक होगी। और नीचे वाली धातु क्या होगी, ऑक्सीकारक होगी। नीचे वाली धातु आपके ऑक्सीकारक होगी।
अपचायक सामर्थ्य के क्रम में लिखिए तो ऊपर वाली धातु हमेशा प्रबल अपचायक होगी और नीचे वाली ऑक्सीकारक होगी। ऊपर वाली एनोड का निर्माण करेगी, नीचे वाली शेल में कैथोड का निर्माण करेगी। और ये आपके वैद्युत रासायनिक सक्रियता श्रेणी है। इनको आपको ऑर्डर में भी लिखने का कह दे या ऐसे प्रश्न पूछ ले कि लिथियम और पोटेशियम या सोडियम को केरोसिन में रखा जाता है क्यों, तो आंसर में आपको लिखना है इनके मानक अपचयन विभव के मान अत्यधिक ऋणात्मक होने के कारण अत्यधिक क्रियाशील धातु है, इसलिए इन्हें मिट्टी के तेल या केरोसिन में रखा जाता है। सोने एवं चांदी को आभूषण के रूप में प्रयोग किया जाता है क्यों, तो सोने एवं चांदी के मानक अपचयन विभव के मान धनात्मक होने के कारण ये कम क्रियाशील धातु तत्व है, अतः इनके आभूषण के रूप में उपयोग किया जाता है। ये आ गया आपके SHE। अब SHE से जो ऊपर वाली धातु है वो एनोड का निर्माण करेगी और नीचे वाली धातु है वो कैथोड का निर्माण करेगी। हाइड्रोजन यदि Zn के साथ आएगा, हाइड्रोजन किसके साथ आएगा, Zn के साथ आएगा, तो Zn तो हमेशा क्या बनाएगा, एनोड बनाएगा, और हाइड्रोजन क्या बनाएगा, कैथोड बनाएगा। तो अभी SHE में आपके यही था, हाइड्रोजन आ रहा था, हाइड्रोजन आने के कारण वो SHE में कैथोड बन गया। अब हाइड्रोजन और कॉपर आया तो हाइड्रोजन ऊपर आ रहा है तो ये क्या बनाएगा, हाइड्रोजन तो बनाएगा एनोड और कॉपर क्या बनाएगा, कैथोड। ठीक है, तो किसी भी सेल में आप एनोड और कैथोड का निर्धारण कैसे कर सकते हैं, आप मन से नहीं कर सकते हैं, आपको टेबल याद रखनी पड़ेगी। ये टेबल 2 नंबर दिलाएगी आपको। टेबल याद है तो आपके आगे प्रश्न होगा, लिथियम सोडियम, लिथियम पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक आयरन हाइड्रोजन कॉपर मरकरी सिल्वर गोल्ड। यदि टेबल याद है आपको तो ये आपके प्रश्न होगा और 2 नंबर का प्रश्न होगा। क्या क्या आएंगे, एक तो प्रश्न आएगा कि भाई इनको केरोसिन में क्यों रखा जाता है, और दूसरा प्रश्न आएगा सोने और चांदी को आभूषण के रूप में उपयोग क्यों किया जाता है। तो सोने और चांदी का आंसर क्या होगा कि इनके मानक अपचयन विभव के मान अत्यधिक धनात्मक होने के कारण ये कम क्रियाशील धातु तत्व है, इसलिए इनको आभूषण के रूप में उपयोग किया जाता है। फिर आपको कोई 2 धातु तत्व दे दे और फिर कहे इनमें एनोड कौन बनाएगा, कैथोड कौन बनाएगा। जैसे आपको एक दे दी धातु तत्व Zn और दूसरी दे दी Ag, अब फिर आपको कहे इनमें निर्मित इनका शेल का निर्माण करो। तो अब आपको यदि ये टेबल आ रही है तो आप प्रश्न कर पाओगे। तो आपने देख लिया, टेबल लिखी, Zn ऊपर है, ऊपर वाली धातु हमेशा क्या बनाएगी, एनोड का निर्माण करेगी, और Ag नीचे है तो किसका निर्माण करेगी, कैथोड का निर्माण करेगी। ये शेल बन गया। ठीक है, तो इस प्रकार आप यदि टेबल याद है तो इनडायरेक्टली रूप से 2 नंबर के प्रश्न कर सकते हैं। और इस पे प्रश्न कैसे आएंगे, और इसमें प्रश्न आएंगे निम्नलिखित को अपचायक सामर्थ्य के क्रम में लिखिए। 4 धातु तत्व दे दिया आपको, कौन कौन से दे दिए, एक दे दिया सोडियम, एक दे दिया आपको Ag, एक दे दिया आपको Fe और एक दे दिया आपको Zn। निम्नलिखित को अपचायक सामर्थ्य के घटते क्रम में लिखिए। अपचायक सामर्थ्य का मतलब है दूसरे का अपचयन करेगा, दूसरे का अपचयन करेगा। तो मैंने अभी आपको बताया कि ऊपर से नीचे आने पर अपचायक सामर्थ्य घटता है, ऊपर से नीचे आने पर अपचायक सामर्थ्य क्या होता है, घटता है। तो सर्वाधिक ऊपर कौन है, सोडियम, सर्वाधिक अपचायक ये होगा। उसके बाद नीचे में देखो और कौन है, Fe आ रहा है, तो उसके बाद Fe का नंबर आएगा। Fe और Zn में से Zn ऊपर है तो सर्वाधिक अपचायक Zn। उसके बाद किसका नंबर, Fe का। Fe के बाद सबसे कम अपचायक कौन होगा, Ag हुआ। ये अपचायक सामर्थ्य का कौन सा क्रम आ गया, घटता क्रम आ गया। अपचायक सामर्थ्य का कौन सा क्रम आ गया, घटता क्रम आ गया। इसी प्रकार आपको कोई ABC 3 धातु देते, ए इसकी वैल्यू -2.73 वोल्ट, बी की वैल्यू दे दी 1.4 वोल्ट और सी की वैल्यू दे दी -3.4 वोल्ट। और फिर कहे इन्हें अपचायक सामर्थ्य के घटते क्रम में लिखिए। चौथे टाइप का प्रश्न करवा रहा हूं मैं, अपचायक सामर्थ्य के घटते क्रम में लिखिए। तो अब आपको ये ध्यान होना चाहिए कि भाई अधिक ऋणात्मक है ऊपर -20, -10, -5, -5 के बाद -2 फिर 0 फिर +1 +2 +3। तो जो प्लस में जा रहा है उनके मानक अपचयन विभव के मान धनात्मक होने के कारण क्रियाशीलता कम होती जा रही है। तो अब आपको जो प्लस की वैल्यू आया वो अपचायक सबसे कम होगा। 1.4 प्लस में आ रहा है वो अपचायक सबसे कम होगा। जिसकी माइनस में वैल्यू अधिक दी गई है वो सर्वाधिक प्रबल अपचायक होगा। तो माइनस में 3.4 बढ़ा है कि माइनस में 2.7 बढ़ा है, तो 3.4 बढ़ा है तो सर्वाधिक पहले अपचायक कौन हुआ, सी के बाद नंबर किसका आएगा, ए का। जो बड़ा होता है वो तीर चलाता है, इस एरो का मतलब है कि सी बड़ा है ए से। ठीक है, ग्रेटर देन का चिन्ह है ये। उसके बाद सबसे कम क्रियाशील कौन होगा, कि सर सबसे कम क्रियाशील होगा बी। सबसे कम क्रियाशील कौन होगा, बी। उसका कारण क्या है, क्योंकि बी के मानक अपचयन विभव का मान धनात्मक है और जिनके मानक अपचयन विभव का मान धनात्मक होता है वो सबसे कम क्रियाशील होते हैं। ये तो हुए 4 टाइप के प्रश्न इसी सीरीज पे। पहला प्रश्न क्या बनेगा,
लिथियम सोडियम पोटेशियम को केरोसिन में क्यों रखते हैं? दूसरा प्रश्न बनेगा सोने चांदी को आभूषण के रूप में प्रयोग करते हैं, क्यों? तीसरा प्रश्न बनेगा एनोड व कैथोड बनाओ। दो धातु तत्व दे देंगे और फिर कहेंगे एनोड कैथोड बनाओ। फिर नहीं बनेगा तो फिर कहेंगे अपचायक सामर्थ्य के घटते क्रम में लिखो। फिर आपको वैल्यू पुट आउट कर देंगे कि अपचायक सामर्थ्य के घटते क्रम में लिखिए। ये भी नहीं आया तो फिर ये प्रश्न पूछ सकते हैं आपको, 2-3 प्रश्न और मैं बता रहा हूं वो पूछ सकते हैं। बलिदानी सुरक्षा या यशद लेपन किसे कहते हैं? यशद लेपन, यशद लेपन या बलिदानी सुरक्षा किसे कहते हैं? बलिदानी सुरक्षा किसे कहते हैं? ठीक है, ये कई बार बोर्ड में आ चुका है और ये आपके इस टेबल पर ही आधारित प्रश्न है। यशद राज होता है जस्ता, जस्ते को क्या कहते हैं? यशद राज। तो लोहे का जो पाइप होता है, लोहे का जो पाइप होता है वो ट्यूबवेल में लोहे का पाइप होता है। ट्यूबवेल में किसका पाइप होता है? बोरवेल में, बोरवेल या ट्यूबवेल में किसका पाइप होता है? लोहे का पाइप होता है। और एक बार में फिटिंग के 8 से 10 लाख रुपए लगते हैं। तो किसान लोहे के पाइप को जंग से बचाने के लिए, जो लोहे का पाइप होता है, किसान भी वैज्ञानिक बन गया। किसान लोहे के पाइप को जंग से बचाने के लिए उससे अधिक सक्रिय धातु, अधिक सक्रिय धातु अब कौन कौन है? ऊपर देखो, एपी से अधिक सक्रिय कौन है? जस्ता है, एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम है। पर जस्ता सस्ता भी है और सुंदर भी है, कम क्रियाशील है, तो जस्ते से भू संपर्कित कर देता है। किसान लोहे के पाइप को जंग से बचाने के लिए उससे अधिक सक्रिय धातु Zn से भू संपर्कित कर देता है, जिससे Zn किसका निर्माण कर लेगा? Zn एनोड का निर्माण कर लेगा और Ap किसका निर्माण कर लेगा? कैथोड का निर्माण कर लेगा और शेल बन गया। ये शेल बन गया विद्युत रासायनिक शेल। और विद्युत रासायनिक शेल में मैंने बताया था हमेशा नष्ट कौन होता है? एनोड नष्ट हो जाएगा। एनोड क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। एनोड नष्ट हो गया तो सुरक्षित कौन रह गया? Ap सुरक्षित रह गया। तो ए के लिए एक अपनी कुर्बानी दे रहा है। ए के लिए कौन दे रहा है कुर्बानी? Zn दे रहा है अपनी कुर्बानी, किसके लिए? Ap के लिए। तो इसे कहते हैं बलिदानी सुरक्षा। बलिदान दे रहा है अपना। बलिदान कौन दे रहा है? Zn, इसलिए इसको कहते हैं बलिदानी सुरक्षा। लोहे के पाइप को जंग से बचाने के लिए किसान उससे अधिक सक्रिय धातु Zn से भू संपर्कित कर देता है। Zn विद्युत रासायनिक सक्रियता श्रेणी में ऊपर स्थित होने के कारण एनोड का निर्माण कर लेती है तथा Ap कैथोड का निर्माण करता है। सेल के निर्माण के कारण Zn नष्ट हो जाता है तथा Ap सुरक्षित रह जाता है, जिसे यशद लेपन या बलिदान सुरक्षा कहते हैं। ठीक है, ये प्रश्न नहीं पूछे तो फिर आपको कहेगा कि पात्र में, लोहे के पात्र में कॉपर सल्फेट विलयन डालने पर, लोहे के पात्र में कॉपर सल्फेट विलयन डालने पर विलयन का रंग नीले से हरा हो गया, क्यों? लोहे के पात्र में कॉपर सल्फेट का विलयन डालने पर विलयन का रंग नीले से क्या हो गया? हरा हो गया, क्यों? समझाइए। ठीक है, या कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालने पर, यह भी प्रश्न आया हुआ है बोर्ड में। कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालने पर सुबह चमत्कार हो गया। चमत्कार क्या हुआ? चमत्कार यह हो गया कि विलयन नीले से हरा हो गया। भाई कोई कहता है मैं चमत्कार बताऊंगा, लाओ इधर लाओ। तो चमत्कार क्या है कि विलयन तो था नीला, लोहे की कील डाली, विलयन हो गया हरा। तो विलयन हरा क्यों हुआ? क्योंकि वहां पर आपके कौन सी अभिक्रिया हो गई? विस्थापन अभिक्रिया। 10th में पढ़ी आपने। विस्थापन अभिक्रिया क्यों होती है? ऊपर वाली धातु है वो अधिक सक्रिय धातु नीचे वाली को रिप्लेस कर सकती है। ठीक है, कॉपर सल्फेट में से कॉपर ने Ap ने ApSO4 बना लिया, कॉपर को रिप्लेस कर दिया। ठीक है, और विलयन का रंग हो गया हरा। परंतु नीचे वाली धातु है, नीचे वाली धातु कौन है? Cu। ApSO4 से अभिक्रिया करके CuSO4 और Ap का निर्माण नहीं कर सकता। यह अभिक्रिया गलत हो जाएगी आपकी, क्योंकि Cu कम क्रियाशील है। Cu क्या है? कम क्रियाशील है, विस्थापित नहीं कर सकती। Ap अधिक क्रियाशील है, विस्थापित कर देगी। कॉपर सल्फेट में से कॉपर को विस्थापित कर दिया, स्वयं क्या बना लिया? ApSO4 बना लिया। तो विलयन का रंग नीले से क्या हो गया? नीले से हरा हो गया। ठीक है, तो नीले रंग से हरा कशिश का निर्माण हो जाता है, उसका कारण है विस्थापन अभिक्रिया। क्या कारण है? विस्थापन अभिक्रिया के कारण कॉपर सल्फेट नीले रंग के विलयन में लोहे की कील डालने पर कॉपर विस्थापित हो जाएगा और हरे रंग के विलयन का निर्माण होगा। वो हरा रंग ApSO4 के निर्माण के कारण आएगा। तो आपके जो विद्युत रासायनिक सक्रियता श्रेणी थी उस पे विद्युत रासायनिक सक्रियता श्रेणी को मेन तो आपको इसको याद करना है। और उसके पश्चात जो मैंने प्रश्न बनाया कि एनोड कौन बनाएगा, कैथोड कौन बनाएगा, शेल का निर्माण कौन करेगा,
और उसके बाद यशर लेपन बलिदानी सुरक्षा क्या होगी, या लोहे के पात्र में कॉपर सल्फेट को भंडारित नहीं किया जा सकता है क्यों, तो वो भी प्रश्न मैंने आपको करवा दी। ये सब प्रश्न आपके बोर्ड में आए हुए हैं, ठीक है, तो इनका आप आसानी से अध्ययन करें। धन्यवाद।